हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमारी क्वाड्रेटिक क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, और जो अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसकी फॉर्म क्या होती है, आप उसे कैसे पहचानोगे कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताई जाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर दे रखी है तो उसे सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, आज मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले वही देख लेते कि हमारा ये क्या होता है। जो अगर आपको पोलिनोमियल्स समझना जो हमारे इक्वेशन समझना है तो वो आपको कब पता चलेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि हमारी पोलिनोमियल क्या होती है। पोलिनोमियल समझने के बाद मैं आपको इक्वेशंस बताऊंगी, इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखो, पोलिनोमियल हमारी 2-3 टर्म मिलकर, मतलब बहुत सारी जो छोटी छोटी टर्म, जैसे ये एक टर्म है, और मैं अगर यहाँ पे एक और लिखूँ जैसे 3x+2, यहाँ पे आप देखो ये 3 टर्म मिलकर एक बड़ी टर्म बना रही हैं, एक टर्म बना रही हैं। यही हमारी क्या होती है, पोलिनोमियल होती है, जिसके अंदर हमारा ओनली लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप मान सकते हो राइट हैंड साइड, एक ही साइड प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा पोलिनोमियल बोलते हैं। अब आप सोचो इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस होती हैं हमारी जिसके अंदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रेजेंट होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होती हैं, जब इज इक्वल्स टू के उधर कुछ और भी हो, यानी कि जैसे 0 होगा या फिर 1 होगा, 2 होगा, जो भी है, तो हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। यानी कि अगर हमारे पास इज इक्वल्स टू के उधर कुछ आता है तो हमारी दोनों साइड प्रेजेंट हो जाती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, हमारी इक्वेशन बोलते हैं। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, और हमारा क्वाड्रेटिक मैंने आपको सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के अंदर भी बताया था। एक बारी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये तो देखो मैंने आपको 1 वेरिएबल के अंदर बताया था। अब सबसे पहले देखो हमारा जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है। मैं आपको एक बारी वेरिएबल बता देती हूँ। हमारे वेरिएबल्स जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हमारे वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों x है, तो हमारा क्या है, 1 वेरिएबल है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बताऊँ तो वो क्या होती है हमारी, जैसे 2x² + 3y + 2 = 0 इक्वेशन है, इसलिए हमारी राइट हैंड साइड भी होगी। तो देखो यहाँ पे हमारी 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये हमारी इन 2 वेरिएबल्स होगी। और देखो हमारी ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको पता चलेगा हमारी हाईएस्ट डिग्री को देख के। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, देखो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री यानी कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। ये नहीं देखना कि हमारी यहाँ पे 1 डिग्री है तो हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमें यहाँ पे हमेशा हमारी हाईएस्ट डिग्री देखनी है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखो ये तो पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। में आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमारा क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर यानी कि ओनली 1। लीनियर आप समझो, लीनियर यानी कि अकेला, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी। डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे 2x + 4y + 3 = 0। इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यानी कि हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। अब क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन होती हैं उसकी क्यूब से ये बात को पता चल रहा होगा। क्यूब यानी कि उसकी, जैसे आपको पता होगा, आप बोलते हो, जैसे आप सोचो ये लिखा होता है तो आप इसे क्या बोलते हो, x³ या फिर x⁻3। और अगर x⁻2 लिखे हो तो आप उसे क्या बोलते हैं, x²। तो x³ बोला है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हमारी 3 होगी, यानी कि क्यूब होगी, जो कि क्यूबिक इससे ही आपको याद हो जाएगा। तो इसकी क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे 2x³ + 3y² + 4z + 5 = 0। ये क्या होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हमारी 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है,
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन, वो हमारी एक पोलिनोमियल इक्वेशन। अब ये आप देखो हमारी ये, मैंने आपको सबसे पहले पोलिनोमियल क्यों बताया था, इसलिए ही तो बताया था आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि अब ये पोलिनोमियल क्या है। ये एक नया वर्ड वैसे तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनने के बाद ही तो हमारी क्या बनी, हमारी पोलिनोमियल बनने के बाद ही तो हमारी क्या बनी है, इक्वेशन बनी है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है, हमारा सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो x है, x क्या है, हमारे x ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बोला गया है इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है, इसके अंदर हमारे वर्ड्स भी आ रहे हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस देखो, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे, अब देखो ये तो हमारा चैप्टर नहीं हो सकता, इसके ऊपर थोड़ी ना हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि आप बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्या है। ये तो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर देख लिया है, और हमारा कुछ ना कुछ हमने थर्ड चैप्टर के अंदर भी देख लिया है। लेकिन इस चैप्टर्स के अंदर, हमारा थर्ड चैप्टर के अंदर जैसे हमने सॉल्यूशंस निकाले थे, हमने वहाँ पे हमारा सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से निकाले थे। यहाँ पे हम हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या ये भी हमारा एक मेथड ही है, तो इन मेथड्स की मदद से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जब हम सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन की मदद से अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 2 वैल्यू निकलेंगी, वही हमारे होते हैं सॉल्यूशन। और अगर हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो भी हमारी जो है x की वैल्यू है वो 2 निकलेगी, यानी कि हमारे सॉल्यूशंस कितने होंगे 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की, ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वेरिएबल 1, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि इन सिंगल वेरिएबल। अब देखो, और उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2 होगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमारी यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 2 होगी, यानी कि ax² + bx + c = 0, क्योंकि इक्वेशन है। अब देखो, जो हमारा मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड क्या होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड ये आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, हमारी फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, सेकेंड चैप्टर की, ये ज़्यादातर हमारी मतलब हर क्लास के अंदर तो आ ही जाता है, या आपने 9th क्लास के अंदर भी देखा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं बता देती हूँ एक बारी, फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप होता है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सेकेंड मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोला है, यानी कि बीच वाली टर्म को क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। तो अगर मैं एक बार दोबारा से इस इक्वेशन को लिखती हूँ, देखो यहाँ पे 2x² - 5x + 3 = 0 इक्वेशन है, इसलिए 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बताई दी है। और देखो मिडिल टर्म्स, यानी कि हमें -5 को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कितनी टर्म्स के अंदर स्प्लिट करना है, हमें 2 टर्म्स के अंदर स्प्लिट करना है। ये तो हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पे कितनी टर्म्स बनेगी आपकी, देखो आपकी कितने टर्म्स बन गई हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स बनेंगी। सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको इन दोनों टर्म्स के अंदर से एक कॉमन लोगे, और इन दोनों टर्म्स के अंदर से आप एक कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास हमारी जैसे x + 2 = 0 और एक x + 3 = 0, इनकी मदद से आप क्या करोगे, हमारी x की 2 वैल्यू निकालोगे। जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया भी था कि हमारी x की वैल्यू कितनी निकलेंगी हमेशा, यानी कि हमारे सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। अब देखो, अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो ये बीच वाली टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, या फिर हमारा प्रोडक्ट और सम कितना होना चाहिए। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, सम यानी कि प्लस या फिर माइनस। तो अब यानी कि हमारा प्लस या फिर माइनस, सम वैसे तो प्लस होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा यहाँ पे सम यानी कि प्लस, यहाँ पे हम प्लस या फिर माइनस हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या किसको स्प्लिट कर रहे हैं, -5 को ही तो स्प्लिट कर रहे हैं। तो हमारा प्लस माइनस किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए।
तो अगर प्लस कर रहे हो तो 5 के इक्वल हो, अगर माइनस कर रहे हो तो हमारा 5 के इक्वल हो। अब प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए हमारी इन टू कोफिशिएंट। एक तो ये हमारा 2 कोफिशिएंट और एक हमारा 3 कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। जिससे देखो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। अगर प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो तो कितना आना चाहिए हमारा? माइनस का 5। 5 किसका होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। अब देखो आप कैसे करोगे, वैसे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे इन क्वेश्चंस की। अगर आपको नहीं पता कि हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप क्या करोगे, हमारी जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से ही आपको पता लग रहा होगा कि हमें क्या करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारी एलसीएम एचसीएफ जैसे आप निकालते हो सिंपली वैसे करना पड़ेगा। तो 2 3 एंड देन 3 1 ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत बारी किया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही तो बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या हैं? 2 एंड देन 3। तो 3 2 क्या हो गया हमारा? 6, यानी कि हमारी एक फॉर्मेलिटी तो हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पे प्लस या फिर माइनस कितना होना चाहिए? हमारा 5। लेकिन अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? 5 लेके आना। तो हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? अगर हम प्लस करें तो हमारा 5। तो हमारी दूसरी फॉर्मेलिटी भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 और 3। अब फैक्टर्स तो 2 और 3 पता चल गए, लेकिन हमें किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? ये तो आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है, हमारा प्लस करना है। तो माइनस का साइन लाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे प्लस के क्यों नहीं ले रही? क्योंकि हमें क्या किस चीज़ में चाहिए? हमारा साइन किस में होना चाहिए? हमें माइनस के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बताया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो है कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो 2 या फिर 3 यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे x दोनों के अंदर आ रहा है तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो ना ही तो वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं, ना ही कुछ हमारा 2 या फिर 3 कॉमन ले सकते। तो हम यहाँ पे हमारा -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा किस चीज़ क्या था? यहाँ पे हमारा था माइनस। तो -1 जब मैं कॉमन लूँगी तो हमारे जो अंदर के साइन होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे ये हमारा माइनस के अंदर था तो ये हमारा प्लस के अंदर, ये प्लस में था तो हमारा किस में हो जाएगा? माइनस के अंदर हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा हमारा प्लस के अंदर, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो यहाँ पे किया है हमारा बिल्कुल करेक्ट है? ये आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये दोनों है ये बिल्कुल सेम होंगे। तो यानी कि हमने जो यहाँ पे हमारा आंसर है, यानी कि हमने जो हमारा कॉमन निकाला है ये हमने बिल्कुल करेक्ट अभी तक निकाला है। एक सेकेंड थोड़ा सा उधर करेंगे। अब देखो अब ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लिखेंगे। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये 2 बार नहीं लिखना है हमें। और ये जो दोनों हैं इन्हें हम एक बार लिखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2x इज इक्वल्स टू 3 इधर किस में था? माइनस में, उधर जाके प्लस में। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3/2। तो हमारी ऐसे हमारी x की वैल्यू कितनी निकली है, यानी कि हमारे सॉल्यूशंस कितने निकले हैं? 2 निकले हैं। यही मैंने आपको बताया था कि हमारे सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, हमेशा 2 सॉल्यूशन निकलेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वैसे तो आप देखो हमारी लीनियर और हमारी लीनियर इक्वेशन के अंदर भी हमारे 2 ही सॉल्यूशंस निकले थे। हमने जब हमारे सेकेंड चैप्टर के अंदर और थर्ड चैप्टर के अंदर जब हमने देखा था। तो अब ये याद रखना कि x की वैल्यू एक बारी 1 आएगी और एक बारी x की वैल्यू 3/2 आएगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमारी जो x की वैल्यू है अगर हम हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हमारी अलग आएगी। नहीं, अगर हम हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो भी हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आएगी। अगर हम हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके हमारी वैल्यू निकाल रहे हैं तो भी हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आएंगी। तो अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता होगी कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब देखो अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमारा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे एक बारी प्लस भी ले सकते हैं और एक बारी हम यहाँ पे हमारा माइनस भी ले सकते हैं। तो √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे हमारा डिवाइड है।
और जो हमारा डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा डी होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसकी मदद से हमारा नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ सेम दिख रही होंगी, ये देखो, और इसके अंडर रूट के नीचे देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमारा ये है। अब आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा, अगर आप हमारा जो कर रहे हो ऐसे सॉल्यूशंस निकाल रहे हो या फिर आप रूट्स निकाल रहे हो, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, यानी कि d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। अब नेचर ऑफ रूट्स बता देती हूँ मैं आपको। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट्स समझाने से पहले मैं आपको ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना बता देती हूँ। तो d क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे a क्या है हमारा 2 और b क्या है हमारा -5 और c क्या है हमारा 3। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 और देन c है हमारा 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर है 25 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो हमारा जो d है वो क्या आया है हमारा, तो d आया है हमारा 1, लेकिन वो भी प्लस का, क्योंकि बड़े के सामने किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो अब देखो ये हमारा 1 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है, 1 हमारा 0 से बड़ा है। तो हमारा क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा 0 से बड़ा आया है। 0 की d की वैल्यू ही तो है 1, तो 1 0 से बड़ा है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी तो 0 से बड़ा हुआ। तो यही यहाँ पे आपको पता चलेगा। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि ये इक्वेशन थी, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो देखो, अगर d कभी भी 0 से बड़ा होता है तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स, यानी कि हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि हमारा 1 2 3 हमारी काउंटिंग कंप्लीट, ये हमारे नंबर्स आएंगे। और जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि हमारे जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो हमारे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, यानी कि x जैसे बनाएगा तो x क्या दूसरा x जो होगा, या जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे 2 सॉल्यूशंस, तो एक सॉल्यूशन हमारा 1 आएगा तो दूसरा सॉल्यूशन जैसे 3 आएगा। और अगर 0 के इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लेती, जैसे 0 के इक्वल आ जाता, तो हमारा 2 इक्वल रियल सॉल्यूशंस। तो इक्वल सॉल्यूशंस यानी कि जब सॉल्यूशंस निकालेंगे तो दोनों x की वैल्यू सेम आएंगी। अगर 0 से डिस्क्रिमिनेंट छोटा होता है तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस ही नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि हम यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा इस फॉर्मूला के अंदर हम कैसे हमारे जो सॉल्यूशंस निकालेंगे। इसकी मदद से हम हमारे सॉल्यूशंस तो नहीं निकाल पाए, मैं आपको इस फॉर्मूला के अंदर पुट करके बताऊंगी, यानी कि इस फॉर्मूला के अंदर आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो। तो जैसे हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस बाहर रहेगा क्योंकि -5 पहले से ही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि हमारा -5 का स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 2 इंटू सी है हमारा 3 और डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 2। अब देखो x इज इक्वल्स टू, तो माइनस तो पहले से बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 5 प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। तो अब देखो अंडर रूट में क्या है, यहाँ पे वही 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 4। अब x देखो, x है हमारा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4, तो x की वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर 1 है तो अगर आप उसे उसका स्क्वायर करते हो तो भी 1 आता है, अगर अंडर रूट करते हो तो भी 1 आता है। तो 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब कैसे निकालोगे, अब आप सोच रहे हो सॉल्यूशंस कैसे निकालें। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, तो एक बारी प्लस मान के चलेंगे और एक बारी माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और एक बारी x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब x की वैल्यू देखो 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, हमारी x की वैल्यू कितनी आई 1 और एक यहाँ पे 2 2 ज़ा
2 3 ज़ा तो 3/2। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आई है 3/2 और एक x की वैल्यू आई है हमारी 1। तो देखो अब इस फॉर्मूला की मदद से मैंने भी यहाँ पे हमारे 2 सॉल्यूशंस निकाले हैं। अब यहाँ पे भी वैल्यू यही आई है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आई थी। सेकेंड देखो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, एक बारी x है हमारा 1 के इक्वल और एक बारी x इज इक्वल्स टू 3/2। यही हमारे उसके अंदर सॉल्यूशंस निकले थे। आई होप आपको बिल्कुल हमारा जो इंट्रोडक्शन, इतना ही छोटा इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो उसे हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हमारी एक्सरसाइज जब की वीडियो होगी तब मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।